कहानी की शुरुआत होती है एक बेहद प्रतिष्ठित और विशाल कंपनी से, जिसका नाम है मेरा कॉर्पोरेशन। बाहर से देखने में ये कंपनी फार्मास्यूटिकल और मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में अग्रणी लगती है। इसे लोग दवाइयों और स्वास्थ्य उत्पादों का सबसे भरोसेमंद ब्रांड मानते हैं, लेकिन अंदर से इसकी सच्चाई कुछ और ही है। ये कंपनी न केवल लोगों को धोखा दे रही है, बल्कि खतरनाक बायोकेमिकल हथियार और वायरल प्रोडक्ट्स भी तैयार कर रही है। इस कंपनी में काम करने वाले ज्यादातर कर्मचारी भी इस बात से अनजान हैं कि इसके पीछे के गहरे राज क्या हैं। मेरा कॉर्पोरेशन की असली कमाई का स्रोत इन खतरनाक उत्पादों का निर्माण और उनका गैर कानूनी व्यापार है। अब कहानी हमें ले जाती है अमेरिका के एक काल्पनिक शहर रायपुर सिटी में। यहाँ कंपनी का एक हाईटेक रिसर्च फैसिलिटी मौजूद है, जिसे प्रोजेक्ट लीफ कहा जाता है। ये रिसर्च फैसिलिटी दिखने में किसी बड़े साइंस फिक्शन लैब जैसी लगती है। सफेद रोशनी से चमचमाते कॉरिडोर, ग्लास लैब्स और हाईटेक मशीनों से भरी हुई जगह। लेकिन यही वह जगह है जहाँ इंसानियत को खतरे में डालने वाला सबसे बड़ा हादसा होने वाला है। घटना शुरू होती है केविन नाम के एक वैज्ञानिक से। वह ग्रीन वायरस पर काम कर रहा होता है, जो एक बेहद खतरनाक और जानलेवा वायरस है। लेकिन इस काम के दौरान गलती से वह ब्लू वायरस का सैंपल गिरा देता है। ये ब्लू वायरस हवा के संपर्क में आते ही तेजी से फैलने लगता है। लेकिन केविन को ये बात तब समझ आती है जब काफी देर हो चुकी होती है। इसी दौरान हम देखते हैं कि फैसिलिटी में काम करने वाले लोग अपनी अपनी जगहों पर व्यस्त हैं। अचानक फायर अलार्म बज उठता है। हर जगह भगदड़ मच जाती है। ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम चालू हो जाता है और पानी बहने लगता है। लोग समझ नहीं पाते कि आग कहां लगी है, लेकिन डर और घबराहट में सब भागने लगते हैं। एक महिला कर्मचारी जो इस पूरे सिस्टम को रोकने की कोशिश करती है, बार बार मैसेज भेजती है कि यह अलार्म गलती से चालू हुआ है, लेकिन उसके मैसेज पर कोई ध्यान नहीं देता। लॉकडाउन सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और पूरा प्लांट सील हो जाता है। अब कोई अंदर जा सकता है, न बाहर आ सकता है। इसी अफरा तफरी में कई कर्मचारी लिफ्ट में फंसे रह जाते हैं। उनमें से एक महिला बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन गलती से वह खतरनाक केमिकल के संपर्क में आकर मर जाती है। यहाँ से कहानी का फोकस हमारी मुख्य किरदार एलिस पर आता है। एलिस अचानक एक अजीब से कमरे में जागती है। ये कमरा एक आलीशान लेकिन रहस्यमय जगह लगता है। एलिस को कुछ भी याद नहीं है। उसे ये भी याद नहीं कि वह कौन है, यहाँ कैसे पहुंची और उसका अतीत क्या है। जब वह कमरे से बाहर निकलती है तो उसे एक लॉकर मिलता है। वह लॉकर खोलती है तो उसके अंदर कुछ कपड़े और कागजात होते हैं। फिर एक टेबल पर उसे एक फोटो फ्रेम दिखाई देता है। इस फोटो में वह अपने पति के साथ हंसते हुए दिखाई देती है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसे अपनी शादी तक याद नहीं है। तभी उसकी मुलाकात होती है मैट नाम के एक व्यक्ति से। मैट खुद को एक रेस्क्यू एजेंट बताता है। वह कहता है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ आया हूँ। लेकिन एलिस को उस पर भरोसा नहीं होता। मैट और एलिस मिलकर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहाँ कुछ सशस्त्र सैनिक सोल्जर्स आ जाते हैं। ये सैनिक दिखने में बेहद खतरनाक और प्रोफेशनल लगते हैं। मैट एलिस को समझाता है कि यह सैनिक कंपनी के सिक्योरिटी फोर्स का हिस्सा है और इन्हें किसी को भी बाहर न जाने देने का आदेश दिया गया है। और वह इन दोनों को पकड़ लेते हैं। बेलेस और नेट को लेकर हम रेल कॉर्पोरेशन के पीछे रह जाते हैं। फिर वहीं उन्हें एक और व्यक्ति मिलता है जिसका नाम संस्था था, लेकिन उसे खुद को भी कुछ याद नहीं आता। जैसे एलिस को अपनी शादी के बारे में कुछ याद नहीं आता। वो वही इंसान था जो एलिस की वेडिंग पिक्चर में था, उसका हस्बैंड स्पंज। स्पंज को देखकर एलिस को अपने वेडिंग के दृश्य याद आते हैं। वहीं ट्रेन के जरिए लोग काफी आगे बढ़ चुके थे। पहला सीनियर सोल्जर गन पॉइंट पर एलिस से पूछता है, यहाँ क्या चल रहा है। एलिस जवाब देती है, तुम्हारी शादी हुई ही नहीं, वह सब तो ड्रामा था। उन्होंने सब कुछ छुपा रखा था, लेकिन अब वे जहाँ जा रहे हैं वहाँ की सच्चाई सामने आती है। सोल्जर्स उन्हें बताते हैं कि जिस रास्ते से हमने तुम्हें पकड़ा था, उसी रास्ते से हम एक बड़े अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की लैब में जा रहे हैं। वहाँ पर एक खतरनाक और पावरफुल कंप्यूटर है जिसका नाम बिटवीन है, जिसने अपने सारे कर्मचारियों को मार डाला। ये सब बताते हुए वे एक अजीब सी जगह पर पहुँच जाते हैं। सीनियर और बाकी सोल्जर्स को आदेश देते हैं कि इस पूरे क्षेत्र को अच्छे से छान मारे। वे रेल कॉर्पोरेशन से जुड़े डेंजरस कंप्यूटर की तलाश में हैं। जैसे ही वे अंदर जाते हैं, एक एक्टिंग ऑफिसर भी उनके साथ होता है जो रास्ते में एक दरवाजा खोलने का रास्ता बताता है। लेकिन तभी दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। ऑफिसर कहता है, ये दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया है। इसी बीच एक सोल्जर की मौत हो जाती है और फीमेल सोल्जर का सिर फट जाता है। उसे मरते हुए देख बाकी सोल्जर्स और एलिस घबराते हैं। वह आदेश देती है, जल्दी से सिस्टम को बंद करो। उसी वक्त एक और सोल्जर मारा जाता है। बेलेस से कहती है, लेजर वेपन को बंद करो। अब तक सारे ऑफिसर्स मारे जा चुके थे, लेकिन एक सीनियर ऑफिसर बचा था। वह ऑफिसर डिजाइन चेंज करते हुए कहता है, अब इस डिजाइन से कोई भी नहीं बच पाएगा, सिर्फ एलिस ही बच सकती है। ऑफिसर कमरे में जाता है, लेकिन अब इसका कोई फायदा नहीं था क्योंकि बहुत से ऑफिसर्स मर चुके थे। आखिरकार ऑफिसर कहता है, ब्रेड को इनको ऑफ करना जरूरी है। वे सभी ब्रेड के कमरे में जाते हैं और उसे वापस ऑन करने का प्रयास करते हैं। तभी वेबसाइट एक होलोग्राम के रूप में सामने आती है और चेतावनी देती है, मुझे बंद करने की गलती मत करना।
अगर तुमने ऐसा किया तो यहाँ की सारी लाइट्स बंद हो जाएंगी और तुम यहीं फंसकर मर जाओगे। एंटीवायरस वायरस पूरे कंपनी में फैल चुका था और हर कोई बताता है कि यह वायरस कितना खतरनाक है। ये पूरी दुनिया की पॉपुलेशन को खत्म कर सकता है। इसलिए मैंने वायरस और कर्मचारियों को उसी जीवन में बंद कर दिया, जिससे हरी मिर्च मारे गए और 89 को बंद कर दिया। अब कंपनी के सारे डिवाइस ओपन हो गए थे। दूसरी तरफ एक गोल ऑफिसर और एक और ऑफिसर वहां मौजूद थे, जो कुछ देर से हवा की दिशा बदलते हुए पहुंचे। नवाज को चेक करने के लिए ऑफिसर रेंज वहां जाती है और उसे एक कर्मचारी मिलती है जो गेट खोलने के लिए बाहर आई थी, लेकिन अब वह एक जाम्बी में कन्वर्ट हो चुकी थी और यह सब वायरस की वजह से हुआ था। रेंज ऑफिसर को यह नहीं पता था कि वह भी वायरस से संक्रमित हो चुकी थी और अचानक वह उसके हाथ पर काट लेती है। मदद के लिए बुलाए गए रेंज ऑफिसर को इस स्थिति से निपटने के लिए उसका पीछा करना पड़ता है, लेकिन वह नहीं रुकती और आगे बढ़ जाती है। फिर वह उसे मार देती है। इसी दौरान आइलैश और बाकी लोग वहां पहुंच जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि हमारे भारतीय टीम के सदस्य कहां हैं। ऑफिसर बताता है कि सभी सोल्जर्स उस लेजर वेपन से मारे जा चुके हैं। तभी चारों तरफ से वायरस फैलता है और वे खुद को बचाने के लिए मारे जाने लगते हैं। लेकिन एक अजीब बात यह थी कि जो लोग संक्रमित थे वे मर नहीं रहे थे। इस वजह से वे समझ नहीं पाते कि वायरस का असर इतना क्यों नहीं हो रहा। वे वहां से भागने के लिए बम लगाते हैं और कई लोगों को डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, लेकिन एक ऑफिसर को ज़ोंबी पकड़ लेता है। बाकी लोग खुद को साफ करके वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। प्रेरित होकर एक अन्य कर्मचारी बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश करती है और तभी उसके सामने एक डोमिनेंट ज्वाइन हो जाता है। वह डोर को दूसरे साइड से बंद कर देती है और वहीं पर फिर से एक जाम्बी की खलबली मच जाती है। वह MS वर्ड को साफ करने के लिए फाइट करती है और अपनी राइटिंग स्किल्स से उसे मार डालती है। अब लेस को समझ में नहीं आ रहा था कि वह इतनी पावरफुल कैसे हो गई। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह उसकी असली ताकत नहीं थी, क्योंकि वह भूल चुकी थी कि वह एक सिक्योरिटी ऑफिसर थी। फिर वह ज़ॉम्बी को खत्म कर देती है और अपनी टीम से कहती है कि हमें बाहर निकलना होगा। तभी एक ज़ॉम्बी वहां पहुंचती है और बताती है कि उसकी असल में नेट की बहन है। वह टाइप करती है और ठीक उसी वक्त उसकी जान बच जाती है। आइलैश उससे बताती है कि उसकी बहन अमरेला के इलीगल कामों में शामिल थी और यही कारण था कि वायरस फैलने से पहले उसे कंपनी के प्रोसीजर को रुकवाने के लिए काम में लाया गया था। उसे ये भी पता चलता है कि उसकी बहन को सिक्योरिटी ऑफिसर का साथ मिला था और इस काम में वह भी मदद कर रही थी। लेकिन जब सारे ज़ॉम्बी चारों तरफ से उन्हें घेर लेते हैं तो वह और उसकी टीम एलेक्स राइट पॉइंट को चालू करने का आदेश देती है ताकि वे एक और मौका पा सके। वह वही थी जो बता सकती थी कि इस क्षेत्र से बाहर निकलने का कौन सा रास्ता सही है। लेस अपने गले में लटक रहे कम्युनिकेशन डिवाइस को ऑन करती है और अपने साथियों को रिपोर्ट देती है। उनके ग्रुप का एक व्यक्ति सवाल करता है कि ये ज़ॉम्बी मरते क्यों नहीं। इस पर विराट जवाब देती है कि ये ज़ॉम्बी तभी मरते हैं जब उनके सिर पर हमला किया जाए। इनकी बॉडी में एक एंटीवायरस एक्टिव हो गया है जो उन्हें बहुत शक्तिशाली बनाता है। यही वजह है कि गोली लगने के बावजूद वे नहीं मरते। लेस वहां से बाहर निकलने का रास्ता पूछती है। रेड 9 नाम की महिला बताती है, मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगी। जब लेस उसे मना लेती है तो वह उन्हें एक नया रास्ता बताती है। सभी लोग उस रास्ते पर आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी उन पर ज़ॉम्बी राजपूतों का हमला हो जाता है। इसी दौरान ग्रुप के एक अधिकारी पर हमला होता है और वह संक्रमित हो जाता है। ग्रुप किसी तरह वहां से निकलने में कामयाब हो जाता है, लेकिन ग्रुप की सदस्य एलेक्स को याद आता है कि उनके पास एक एंटीवायरस था जो शायद उनकी मदद कर सकता है। वह इसे ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन एंटीवायरस कहीं नहीं मिलता। इसी बीच एलेक्स से पूछा जाता है कि वह एंटीवायरस के बारे में कैसे जानती है। तब एलेक्स एक बड़ा राज खोलती है। वह कहती है, मैं एक सिक्योरिटी ऑफिसर हूँ और तुम्हारी बहन को एंटीवायरस देने आई थी ताकि वह इस वायरस की सच्चाई दुनिया के सामने ला सके। तभी ग्रुप को याद आता है कि वही चोप जिसने एंटीवायरस चुराया था इस पूरे वायरस को फैलाने का जिम्मेदार है। वह व्यक्ति अब ट्रेन में भागने की कोशिश कर रहा था। ग्रुप उसे रोकने का फैसला करता है। जब वे ट्रेन तक पहुंचते हैं तो पता चलता है कि म्यूटेंट एक खतरनाक जीव भी वहां आ गया है। यह म्यूटेंट इंसानों का खून पीकर और अधिक शक्तिशाली बनता जाता है। वह ग्रुप पर हमला करता है। ग्रुप के कुछ सदस्य मारे जाते हैं। लेस और नेट मिलकर म्यूटेंट से लड़ते हैं। तभी ग्रुप को ट्रेन के अंदर एंटीवायरस मिल जाता है। नेट जल्दी से एंटीवायरस का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन म्यूटेंट उन पर हमला कर देता है। किसी तरह वे म्यूटेंट को ट्रेन के नीचे गिरा देते हैं और वह मारा जाता है। ट्रेन स्टेशन से बाहर आते ही लेस को कुछ लोग पकड़ लेते हैं। नेट को किसी अज्ञात प्रयोगशाला में ले जाया जाता है। जब नेट की आंख खुलती है तो वह खुद को एक स्ट्रेचर पर बंधा हुआ पाता है। किसी तरह वह अपने बंधन से छुटकारा पाकर बाहर आता है। बाहर का दृश्य भयावह होता है। पूरा शहर तबाह हो चुका है। वायरस अब पूरे शहर में फैल चुका था। यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है।